गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी चैप्टर नंबर 10 कामचोर, जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से बच्चे शैतानियाँ करते हैं। उनको घर का काम दिया गया है, लेकिन हर एक काम को वो किस तरह से करते हैं और पूरे घर की क्या हालत होती है। जैसे हमने देखा था कि किस तरह से वो पानी पीते हैं, सारे एक साथ पानी पीने के लिए टूट पड़ते हैं। फिर दरी साफ़ करने का काम कैसे करते हैं, आंगन में झाड़ू कैसे लगाते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि वो मुर्गियों के पीछे कैसे पड़ते हैं, फिर भी एक भी मुर्गी उनके हाथ में नहीं आती है। और एकदम लास्ट पैराग्राफ जहाँ से हमने ख़त्म किया था कि जिस तरह से जो भेड़ का झुंड है, भेड़ आते हैं और उनको दाना खिलाने का काम वो करना चाहते हैं, लेकिन भेड़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो भेड़ का झुंड है, समूह है, वो क्या करता है, उन बच्चों के घर आई हुई तरकारी वाली मतलब कि सब्जी वाली उसकी सारी सब्जियां भेड़ खा जाते हैं और वो रोने लगती है। यहाँ तक की कहानी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे की कहानी कि बच्चे आगे और क्या प्रलय मचाते हैं। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब क्या होता है, इस तरफ तो प्रलय मतलब तूफान आया हुआ ही था। कुछ बच्चे बाजू में खड़े हुए थे और वो भी लापरवाह नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने काम नहीं किया तो शाम का खाना मिलने वाला नहीं है। उनको ये धमकी मिल चुकी थी। इसीलिए जो बाकी बच्चे थे, जो बचे हुए थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी क्या किया, भैंस को देखा और उन्होंने भैंस का दूध निकालने का काम निश्चित किया कि हम भी ऐसे ही नहीं रहेंगे, हम भी कुछ कम नहीं हैं। अगर वो लोग मुर्गियाँ पकड़ रहे हैं, भेड़ों को सूप दे रहे हैं, तो हम भी इस तरफ क्या करेंगे, जो भैंस है उसका दूध निकालेंगे। और जो बाकी बच्चे थे वो भैंस का दूध निकालने के लिए एक बाल्टी पड़ी हुई थी जो धुली बेधुली थी, मतलब ऐसी वैसी ही थी। वो बाल्टी को लेकर भैंस का दूध दोहने के ऊपर टूट पड़े। लेकिन बच्चों को अपने पास आता हुआ देख भैंस ने भी क्या किया, अपने चारों पैर जोड़कर उठी, मतलब उसने अपने चारों पैरों को जोड़ लिया और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस ने क्या किया, खड़ी हो गई और जो बाल्टी बाजू में रखी हुई थी, जो बच्चों ने दूध दोहने के लिए रखी हुई थी, उसे लात मारकर भैंस दूर जाके खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बच्चों ने सोचा कि ऐसे तो हम भैंस का दूध नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम भैंस के आगे और पीछे बांध देते हैं, भैंस को आगे और पीछे बांध देते हैं, जिसकी वजह से भैंस ना दौड़ पाएगी ना लात मार पाएगी और फिर हम उसका दूध शांति से आराम से निकाल पाएंगे। हम पहले भैंस को काबू में करते हैं, उसके बाद हम दूध दोहने का काम करेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए और फिर क्या हुआ, भैंस के जो पैर है वो बांधने के लिए उन्होंने क्या किया, उनका जो झूला था उसकी रस्सी निकाल ली और फिर भैंस के जो पैर है वो बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस चौकन्नी हो गई। बच्चों ने क्या किया, अपने झूले की जो रस्सी थी उसे उतारा और भैंस के जो पीछे के 2 पैर थे वो थोड़ी ही दूर सो रहे चाचा जी की चारपाई के उससे पायों से बांध दिए पीछे के 2 पैर। और फिर उन्होंने
भैंस के आगे के 2 पैर बांधने के लिए कोशिश तो की, क्योंकि उनको तो चारों पैर बांधने थे। लेकिन जब 2 पैर भैंस के बांधे गए, अब भैंस भी चौकन्नी हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि ये बच्चे मुझे बांध रहे हैं। इसीलिए उसने क्या किया, अपने आगे के 2 पैर बच्चों को छूने ही नहीं दिए। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, और जैसे ही बच्चे भैंस के आगे के 2 पैर बांधने जाते हैं, भैंस चौकन्नी हो जाती है और दौड़ लगाती है, वो दौड़ने लगती है। अब क्योंकि उसके 2 पैर, जो पीछे के 2 पैर है, उससे तो चाचा जी की 4 पाई बंधी हुई है, तो 4 पाई समेत चाचा जी उसके ऊपर सो रहे हैं। वो भी भैंस के पीछे पीछे उनकी 4 पाई के साथ जा रहे हैं। पहले तो चाचा जी को लगा कि कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। भैंस तो ऐसे ही बेकाबू होकर दौड़ने लगती है। पीछे चाचा जी 4 पाई पे लेटे हुए हैं। पहले वो सोचते हैं कि सपना देख रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते भैंस कुछ देखती नहीं है और वो एक पानी भरे हुए ड्रम से टकराती है, जिसकी वजह से वो ड्रम में जो पानी है वो उछलकर गिरता है। जब वो पानी गिरा तब चाचा जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई आंधी तूफान में वो फंसे हुए हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है और उनको ऐसा भी लगता है जैसे भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। थोड़ी देर बाद चाचा जी को तुरंत पता चल गया कि ना तो भूचाल आया है, ना तो वो आंधी तूफान में फंसे हैं। उनको पता चल गया कि ये सारी शरारत किसकी है, वो बच्चों की है। और फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, वो 4 पाई से गिर ना जाए, इसीलिए क्या किया, वो जो खटिया है उनकी 4 पाई है, उसकी दोनों पट्टियों को ज़ोर से पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। और फिर जिन लोगों ने ये शैतान बच्चों को छोड़ दिया है, उन लोगों को बुरा भला सुनाने लगे, क्योंकि बच्चों की शरारत की वजह से आज वो मुसीबत में फंसे हुए थे। इसीलिए वो क्या करते हैं, सुनाने लगते हैं, बहुत गुस्से में हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे 4 पाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। बच्चों को तो ये नज़ारा देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनको तो हर एक काम में क्या दिखता था, मस्ती दिखती थी। उन्होंने तो इस नज़ारे का भी बहुत मज़ा उठाया। भैंस भागी जा रही है, पीछे पीछे 4 पाई पे कौन बंधा हुआ है, चाचा जी जो बैठे हुए हैं, और वो भी भैंस के पीछे पीछे जा रहे हैं। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि अरे वो जो भैंस का बच्चा है जिसे बछड़ा बोलते हैं, उसे तो हमने छोड़ा ही नहीं है। फिर क्या किया, उन्होंने जो बछड़ा बंधा हुआ था वो बछड़े को भी छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। यहाँ पे माँ और बच्चे का प्यार देखने को मिलेगा कि जैसे ही वो बछड़ा छोड़ दिया जाता है, भैंस अपने बछड़े को देखती है और अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए क्या करती है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही वो जो भैंस है वो अपने पैरों पे ब्रेक लगा देती है, मतलब वो दौड़ती दौड़ती रुक जाती है। बछड़ा तत्काल जुट गया और बछड़ा भी अपनी माँ के पास जाके दूध पीने में जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बच्चों ने भी देखा कि अभी भैंस खड़ी है, उसका बछड़ा दूध पी रहा है, तो बच्चों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाने की बात सोची। और क्योंकि उन्होंने जो बाल्टी ली थी वो तो भैंस ने एक लात मार के उसे कहाँ गिरा दी थी, गोबर में गिरा दी थी। अब बाल्टी गंदी हो चुकी थी, इसीलिए बच्चों ने दूध निकालने के लिए गिलास और कटोरे लिए और वो भी भैंस के पास जाने लगे। अब
बछड़ा बागी हो गया था, मतलब अब तो बछड़ा भी बागी हो गया। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा, क्योंकि बछड़ा भूखा था, दूध पी रहा था और बच्चे भी वहाँ पे जा पहुँचे, तो बछड़ा बागी हो गया और वो भी अपने पैरों को मारने लगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे जो दूध निकालने के लिए गए थे तो कुछ दूध क्या हुआ ज़मीन पे और कुछ दूध उनके कपड़ों पे जा गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। दूध निकालने की कोशिश में क्या हुई, दूध की 2-4 जो धारा थी वो क्या हुई, उनकी जो गिलास और कटोरे थे उस पे भी पड़ी। बाकी का दूध क्या हुआ, बछड़ा पी गया और बछड़ा भूखा था, बाकी का सारा दूध वो बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया और ये सारी चीज़ थोड़े ही पल में, जैसे आँख पलकते ही ये सारी चीज़ हो गई। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। पूरा घर क्या लग रहा था, जैसे तूफान गुजरने के बाद जैसा होता है वैसा ही कुछ घर का नज़ारा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और सिर्फ बच्चे ही थे। बच्चे बाहर किए गए। सबसे पहले तो बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई। उसके बाद जो मुर्गियाँ घर में इधर उधर घूम रही थी वो सारी मुर्गियों को घर के बाहर निकाल के कहाँ भेजा गया, बाग में भगा दिया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मातम सा मनाती मतलब तरकारी वाली जो सब्जी वाली थी उसकी तो सारी सब्जियां वो भेड़ें खा चुकी थी, इसीलिए वो बहुत दुखी थी, वो रो रही थी क्योंकि उसका तो आज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उसे भी शांत कराया गया क्योंकि बच्चों की वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ था। उसके आंसू पोंछे गए, उसे शांत कराया गया और फिर अम्मा ने अपना सामान बांधना शुरू किया क्योंकि उन्होंने अब निश्चय किया था कि वो अपने मायके आगरा चली जाएगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चले मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। मतलब अम्मा बहुत गुस्सा हो गई थी। उनको पता चल गया था कि ये बच्चों से काम करवाना नामुमकिन है, इससे तो मेरा काम और बढ़ता है। इसीलिए फिर उन्होंने अब्बा को बोला कि आज आप एक फ़ैसला कर लो, या तो ये बच्चों को काम करने का मौका दो और मैं यहाँ से मेरे मायके चली जाती हूँ, या तो फिर मुझे काम करने दो। मतलब कि या तो मेरा राज रहेगा या तो ये बच्चों को रखो। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। मतलब अब अब्बा भी बहुत गुस्से थे। उन्होंने क्या किया, बटालियन मतलब बच्चों की पलटन, और कोर्ट मार्शल मतलब जो फ़ौजी अदालत होती है आर्मी, उसमें जब कोई रूल्स तोड़ता है तो उनको सज़ा देने के लिए जो बुलाया जाता है, खड़ा किया जाता है वो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारे बच्चों को अब्बा ने कतार में लाइन में खड़ा कर दिया और उनकी जो पूरी फ़ौज है सारे बच्चों को एक साथ खड़ा करके उनको कहा गया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले ऐसा था कि अगर काम नहीं करेंगे तो उनको रात को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अब अंत में क्या निश्चय होता है कि अगर किसी बच्चे ने घर की कोई भी चीज़ को हाथ लगाया तो उनको शाम का खाना, रात का खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चे भी सोचते हैं, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने अब्बा की बात सुन के मन में सोचा, वो सोचते हैं कि पहले तो काम देते हैं और फिर काम करते हैं तो ऐसी धमकी देते हैं, मतलब हम करें तो क्या करें।
और फिर उन्होंने निश्चय ही कर लिया सारे बच्चों ने कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब अब से हम कोई भी काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये स्टोरी आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि स्टोरी बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आया तो आपको सुनने में भी उतना ही मज़ा आया होगा। धन्यवाद।